राम और उसकी सेना ने लंका जाने के लिए ये सेतु बनाया था, ऐसा कहते हैं। यदि ये सेतु समुद्र में है और शताब्दियों तक मानव द्वारा प्रभावित नहीं हो पाया है, तब यह हमारे लिए राम की ऐतिहासिकता स्थापित करने महत्वपूर्ण और पुरातात्विक संकेत हो सकता है। क्या राम वास्तव में थे? क्या राम ऐतिहासिक हैं? दैविकता श्रद्धा का विषय है, जबकि ऐतिहासिकता अस्तित्व का विषय है। लेकिन पिछले 100 वर्षों में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से इतिहास को समझने के अद्भुत कार्य हुए हैं। तो चलिए हम रामायण को नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और देखते हैं कि क्या राम वास्तव में इतिहास पुरुष थे? क्या हम आधुनिक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका समय सुनिश्चित कर सकते हैं? रामायण भौगोलिक दृष्टि से सही आलेख है। राम जहां जहां गए वे स्थान ऐतिहासिक सीमा चिन्ह, स्मारक रूप मंदिर और स्थानीय कथाओं के रूप में पहचाने जाते हैं। भारत के पारंपरिक ऐतिहासिक आलेख रामायण और महाभारत में इतिहासकारों ने अनेक नक्षत्र स्थितियों का उल्लेख किया है। इन नक्षत्र स्थितियों को चुनकर प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डालने से हमें वे तारीखें मिलती हैं जब ये योग घटित हुए थे। प्राचीन आलेखों में उपलब्ध नक्षत्र स्थितियों को चुनकर उसकी तारीख जानने की विधि को हम पुरातत्व खगोल शास्त्र कह सकते हैं, क्योंकि भूतकाल के अवकाशीय योगों का अन्वेषण करने की यह विधि भूमि खोदकर पुरातत्व के अवशेषों को खोजने के बराबर है। हम सब जानते हैं कि राम का जन्म रामनवमी को मनाते हैं, अर्थात वे चंद्रमा के चैत्र महीने के 9वें दिन को जन्मे थे। ये श्लोक उनके जन्म समय के ग्रहों का योग बताता है। इस श्लोक से हम ग्रहों का स्थान पा सकते हैं। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में ये विवरण डालने पर राम के जन्म की तारीख मिलती है 10 जनवरी 5114 पूर्व सामान्य संवत। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर द्वारा दर्शाई गई तिथियां रामायण में उल्लेख की गई घटनाओं के साथ सुसंगत हैं। यह सुसंगतता सॉफ्टवेयर द्वारा दर्शाई गई तारीखों को विश्वसनीय सिद्ध करती हैं। राम के समय का कोई भी पुरातात्विक अवशेष आज हमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि राम कई हजारों वर्ष पहले हुए थे। सनातन सभ्यता में पीढ़ियां अस्तित्व के लिए शहरों के निर्माण और पुनर्निर्माण के साथ साथ पिछली पीढ़ियों के अवशेष नष्ट और परिवर्तित करती रहती हैं। इसलिए हमें आज तक राम के समय के अवशेष नहीं मिले और ये मिलने भी कठिन हैं। इसी प्रकार आज समुद्र में डूबा हुआ राम सेतु राम का पुरातात्विक प्रमाण दे सकता है। आलेख में सेतु निर्माण का विशेष और विस्तृत वर्णन है। सेतु निर्माण का इतना विस्तृत वर्णन हमें इसका परीक्षण करने प्रेरित करता है। इस विवरण का सर्वेक्षण, योजना और निर्माण प्रक्रिया के दृष्टिकोण से अध्ययन हो सकता है। राम और उनकी सेना ने सेतु निर्माण के स्थान का चयन करने सर्वेक्षण किया था। नल विश्वकर्मा के वंशज के रूप में अपना परिचय देकर सेतु बांधने का प्रस्ताव रखते हैं। राम प्रस्ताव का स्वीकार करके उन्हें निर्माण के मुखिया नियुक्त करते हैं। नल के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्री पर्वतमाला पर सेतु निर्माण का कार्य शुरू किया। आइए देखते हैं इसमें सेतु निर्माण की कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया। सर्वप्रथम है नींव का विवरण। आलेख में विविध वृक्षों के नाम दिए गए हैं, जिसे समुद्री पर्वतमाला पर डालकर नींव बनाई और गद्दी जैसा प्रभाव दिया गया। इस नींव के ऊपर ही छोटे बड़े पत्थर डाले गए। ये एनिमेशन दिखाता है समुद्र तल पर प्राकृतिक रूप से उठी हुई ऊंची नीची पर्वतमाला, इसके ऊपर वृक्ष, फिर छोटे बड़े पत्थर और सबसे ऊपर समतल सतह। आज भी सेतु की ऊपरी सतह समतल है।
सहस्त्राब्दियों के बीत जाने पर आज सेतु पर बालू जम गई है और हमें दिखती हैं काई और रेत के पिंड। यदि हम सावधानीपूर्वक बालू का जमाव दूर करें तो निश्चित रूप से सेतु की सतह दिखाई देगी। इसकी निचली सतह पर नींव के लिए वानरों द्वारा डाले गए वृक्ष होंगे। स्पष्ट है कि हजारों वर्ष में ये घनीभूत होकर कार्बनिक पदार्थ हो गए होंगे। संभव है वे वानस्पतिक बुनावट के रूप में हों। आलेख में बताया गया है कि वानरों ने सेतु के दोनों ओर रस्सियां पकड़ी थी और बीच में वृक्ष और पत्थर डाले गए थे। आलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि सेतु के सही सिद्ध के लिए वानरों ने रस्सी पकड़ी थी। हम जानते हैं कि किसी भी सार्थक ढांचे के निर्माण के लिए सही सिद्ध और आयाम बनाए रखने आवश्यक हैं। इससे स्पष्ट है कि सेतु निर्माण के लिए पत्थर ऐसे ही नहीं फेंके गए थे। ये सीधी रेखा के सिद्धांत को ध्यान में रखकर किया गया योजनाबद्ध प्रयास था। ऊंचाई से लिए गए सेतु के चित्र आज भी इसके साक्षी हैं। उन्होंने 5 दिन में ही सेतु बना लिया था। आलेख में यह भी बताया गया है कि प्रतिदिन कितना अंतर पार किया गया। आलेख में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा था। ये आयाम महाभारत में भी बताया गया है। ये 10 और 1 का अनुपात है। आज राम सेतु या एडम सेतु का वास्तविक नाप 35 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। ये भी 10 और 1 के अनुपात में है। रावण से युद्ध में विजयी राम सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हुए सेतु के ऊपर से उड़े। वे सेतु की ओर संकेत करके सीता को बताते हैं कि इसका निर्माण करना कितना दुष्कर था और केवल मेधावी अभियंता नल के लिए ही इसका निर्माण संभव था। इसलिए राम ने इसे नल सेतु नाम दिया। कब से ये नल सेतु एडम सेतु कहलाने लगा। जैसा हमने देखा, इसका मूल नाम नल सेतु था। बाद में राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा के कारण लोग इसे राम सेतु कहने लगे। ये 2 भूभाग को जोड़ता है, इसलिए सेतु बंध भी कहलाया। सहस्त्राब्दियों तक लोग इस पर पैदल जाते थे। जब इसका नियमित उपयोग होता था, तब श्रीलंका में तपस्या करने इस्लाम के एक प्रारंभिक धर्मगुरु इस पर चलकर गए थे। श्रीलंका के इस्लामियों ने उन्हें आदम नाम दिया और सेतु को नाम दिया आदम सेतु। बाद में आए यूरोपवासियों के लिए आदम नाम से अपना मेल बिठाना सरल था। वे अपने दस्तावेजों में इसे एडम सेतु कहने लगे और ये नाम पड़ गया। पिछले कुछ दशाब्दियों में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के अनेक चित्र लिए गए। इन उपग्रहों ने दक्षिण भारत के भी चित्र लिए हैं। इनकी एक चित्र श्रृंखला में ये सेतु भी दिख रहा है। छिछले पानी में दोनों भूभागों को जोड़ते हुए सेतु को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके अनोखे घुमाव के कारण ये चित्र सेतु के मानव निर्मित होने के संकेत प्रस्तुत करते हैं। कई लोगों का मत है कि ये रामायण में उल्लेख किया गया मानव निर्मित सेतु हो सकता है। पिछले कुछ मिनटों में हम सब ने स्पष्ट रूप से देखा कि ये सेतु आलेख के अनुसार ही निर्मित एक अनोखा चमत्कार है। समुद्री पर्वतमाला की मानव द्वारा अभिवृद्धि। आज ये सेतु पानी से औसतन 2 मीटर गहरा है। जब यह सेतु बना था, तब यह समुद्री स्तर से कम 1 मीटर ऊंचा बना होगा। अर्थात जब सेतु बना था, तब समुद्र वर्तमान समुद्री सतह से 3 मीटर या 9 फीट नीचे रहा होगा। विश्व समुद्र विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार ध्रुवीय क्षेत्र के बर्फ के पिघलने और वैश्विक ऊष्मा के कारण समुद्र की सतह में 9 फीट की वृद्धि पिछले 7000 वर्षों में हुई होगी। इस प्रकार यदि हम समुद्र विज्ञान का उपयोग करें तो कह सकते हैं कि ये सेतु 7000 वर्ष पुराना अर्थात पूर्व सामान्य संवत 5000 का है। आज हमें एएसआई धारा के अनुच्छेद 4 के अनुसार आदेश पारित करके इसे भारत का एक प्राचीन स्मारक घोषित करना चाहिए। ये सेतु प्राचीन सभ्यता के निर्माण कौशल का समुचित उदाहरण है।